कुछ दिनों पहले उज़्मा खान की आखिरी मुलाकात जो इमरान खान से हुई, उसमें एक डिसीजन ये भी था कि सियासी कमेटी जो अभी मौजूदा है उसको तहलील कर दिया जाए और अज़-सर-ए-नौ सलमान अकरम राजा तश्कील देंगे नई सियासी कमेटी। उसकी जहां और बहुत सारी वजूहात है कि आए दिन इमरान खान को बताया जा रहा था कि सियासी कमेटी के इस रुकन ने ये कर दिया, उस रुकन ने इसको ये बात कह दी, उसको ये कह दिया, ये सारी चीज़ें इमरान खान तक जा रही थी। लेकिन इसके साथ एक असल इशू और भी था और मेरी मालूमात के मुताबिक ये इशू कुछ अहम मालूमात की लीकेज के हवाले से भी था कि यहाँ से चीज़ें वहाँ और वहाँ से फिर आगे। तो अभी कोर कमेटी या सियासी कमेटी की, कोर कमेटी नहीं, सियासी कमेटी की मुलाकातें चल ही रही होती थी, तो आपने अक्सर ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि कई सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर ये भी आ जाता था कि इस वक्त सियासी कमेटी के इजलास में ये हो रहा है, इस वक्त ये हो रहा है। वो मिनट टू मिनट अपडेट्स जो है वो भी जारी होती थी। तो ये चीज़ बड़ी हैरानकुन थी मेरे लिए। वैसे ज़ाती तौर पर ये चूँकि जूम के ऊपर मीटिंग होती है सियासी कमेटी, तो वैसे ही वो उसको बग कर लेना या उस तक एक्सेस हासिल कर पाना, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ी सी मेहनत से ये सारा कुछ हो सकता है। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि ये जो इनकी सियासी कमेटी जूम के ऊपर होती है, ये कोई इतनी सेफ़ नहीं है अगर आपने स्ट्रैटेजी को डिस्कस करना है। पॉलिटिकली सही, लेकिन वो चीज़ें लीक आउट हो सकती हैं। मैं आपको पहले के भी एक दो व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि इत्तफाकन एक दो बार ऐसा हुआ कि किसी रहनुमा से मुलाकात के लिए जाना हुआ, तो वहाँ पर पता चला कि जूम के ऊपर मीटिंग चल रही है और वो तो इमरान खान के साथ चल रही होती थी, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो जूम के ऊपर मीटिंग चल रही है, साथ में उनके गेस्ट बैठे हुए हैं, उन्होंने म्यूट पे लगाया हुआ है और जो वो बातें हो रही हैं, इमरान खान जो डिस्कस कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी हो रही है, वो साथ बैठे हुए बंदे को भी पता चल रही है। तो साथ में ऐसे कोई बिठा के सारी स्ट्रैटेजी अगर बता दे तो फिर क्या फ़ायदा। एक तो ये फैक्ट था और दूसरा कुछ ऐसे लोगों की मौजूदगी जिनकी वजह से मिनट टू मिनट डिटेल जो है वो लीक हो रही थी, चीज़ें आउट हो रही थी। और फिर ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के इन्फॉर्मेशन आउट कर रहा है, बट समटाइम्स हार्श आर्गूमेंट्स होते थे या स्ट्रेटजी पे या कई इश्यूज़ के ऊपर कभी तलख कलामी हो गई, इंटरनल माहौल के बारे में भी चीज़ें लीक आउट कर दी जाती थी और बताया जाता था बाकायदा कि हमने ये कहा और आगे से ये कहा गया और हमने इसको लताड़ दिया, हमने उसको लताड़ दिया। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी एतराज़ था। लेकिन चूँकि ये कमेटी इमरान खान साहब की जानिब से अहकामात के बाद बनाई गई थी, तो उसको बराह रास्त भी रिमूव नहीं किया जा सकता था। तो फिर इमरान खान से इजाज़त ली गई और ये कमेटी तहलील कर दी गई। उसके बाद अब 23 रुकनी कमेटी बनाई गई है, जिसमें ऑब्वियसली चेयरमैन PTI, फिर सेक्रेटरी जनरल, फिर एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, ये तीनों तो मौजूद ही रहेंगे। उसके बाद जो इनके बाद नंबर आता है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का है। और फिर जो अपोजिशन लीडरान हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली में हों, चाहे वो कौमी असम्बली में हों, या वो सेनेट में हों, चाहे वो जाने वाले हों या आने वाले हों, या जो जा चुके हैं ना, जैसे उमर अयूब जा चुके हैं, शिबली फराज जा चुके हैं, उनको भी रखा गया। जो आने वाले हैं, अलामा राजा नासिर अब्बास हैं, महमूद अचकज़ई हैं, उनको भी रखा गया, उनको भी नुमाइंदगी दी गई। सूबाई सदूर जो हैं, सिंध का हो, पंजाब का हो, KP का हो, उन सबको भी नुमाइंदगी दी गई। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी नुमाइंदगी दी गई, यानी OIC जो ओवरसीज़ इंटरनेशनल चैप्टर है, उनमें से भी शामिल किया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी दी गई है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से भी एक रुकन को इसका हिस्सा बनाया गया है। फिर वुमेन विंग से भी एक रुकन को नामज़द किया गया है। इसी तरह अक़लियतों को भी नुमाइंदगी दी गई। तो यानी एक पूरा ऐसा ये सियासी कमेटी बनाई गई है जिसमें हर जगह से कोई ना कोई शामिल किया गया। अब एतराज़ इसमें दो लोगों के मैंने देखे अभी तक। कुछ लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के लोगों को क्यों शामिल नहीं किया गया, जो सोशल मीडिया को हेड कर रहे हैं या वो डील कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इस मौके पर जब एक कन्फ्रंटेशन जैसा माहौल है और PTI को अभी इस टाइम पे वो खुल के ऑन भी नहीं करना और डिसऑन भी नहीं करना जैसी सिचुएशन है, तो उसमें सोशल मीडिया के लोगों को बराह रास्त इसमें शामिल करके तो ये बड़ा क्लियर मैसेज देना था कि जो कुछ भी इस टाइम हो रहा है वो हमारी इमाम पे हो रहा है या हम कर रहे हैं। अभी तो समटाइम्स PTI ये कह देती है ना कि सोशल मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं है या हम नई हिदायत जारी करते कि ये किया जाए या वो किया जाए। अगर उनको शामिल किया जाएगा तो फिर बराह रास्त एक चीज़ आ जाती है कि जनाब अच्छा ये सारा कुछ आप करवा रहे हैं और आपकी इमाम पे हो रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशन सलमान अकरम राजा की डायरेक्शन पे या उनके दस्तखत के जारी हुआ। और फिर एतराज़ ये आया कि शाह महमूद कुरैशी इसमें क्यों नहीं है, यास्मीन राशिद क्यों नहीं है, साहिबजादा हामिद रज़ा क्यों नहीं है। ये तीनों शख्सियात जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं और जेल में मौजूद क़यादत इंक्लूडिंग इमरान खान साहब भी उस तरह से अब तो सियासी कमेटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो जो जेल में मौजूद शख्सियात हैं उनको शामिल नहीं किया गया। जो बाहर हैं इस टाइम बचे हुए हैं दस्तयाब क़यादत, उनको मौका दिया गया है। देखते हैं ये PTI का इंटरनल मैटर है, कैसे वो इसको लेके आगे चलते हैं।
अब इस सारे मामले में पीटीआई के पास स्पेस कितनी है कि वो अपनी कोई एक्टिविटीज़ कर सके, मामला आगे बढ़ा सके। आपने अक्सर ये पॉलिटिशियंस का ये सुना होगा जुमला, हम नहीं चाहते कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी आयद की जाए, हम नहीं चाहते कि पीटीआई के ऊपर कोई इस तरह का रिस्ट्रिक्शन हो, लेकिन वो सियासी दायरे में रहते हुए अपना मामले को आगे लेके चलें और ये करें वो करें, कंडीशंस लगाते हैं। अमली तौर पर देखा जाए तो पीटीआई के ऊपर इंतखाबी निशान भी नहीं है, वो रजिस्टर्ड पार्टी भी नहीं है, पीटीआई ऐवान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से नुमाइंदगी नहीं है। तो सिर्फ ये कह देना कि हम नहीं चाहते उनके ऊपर पाबंदी हो, बाकी सारा कुछ तो पाबंदियों जैसा है। उसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त जो इस टाइम चल रहा है, उसकी लपेट में सिर्फ ये पीटीआई के टॉप टियर की लीडरशिप ही नहीं आई। कुछ सेंट्रल ऑफिस में काम करने वाले मुलाजमिन थे, उनको 16 महीनों से तनख्वाहें जो मिल रही हैं, आपको अंदाज़ा है कि उनको 75% कट लगा के बाकी तनख्वाह दी जा रही है। ये मैं ऑथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो मैं बात करके आपको बता रहा हूँ। पहले स्टेज में उनकी सैलरीज जो थी वो हाफ़ कर दी गई, जिसकी मतलब फॉर एग्जांपल 1 लाख थी तो उसकी 50,000 कर दी गई। अब 50,000 में भी कुछ लोगों के पास पर्क्स एंड प्रिविलेजेस थे, जैसे किसी को फ्यूल अलाउंस दिया जा रहा था, किसी को कोई और अलाउंस, हाउस रेंट, ये वो भी कट कर दिए गए। तो उसके बाद उसको भी आधा करके सैलरी दी गई। तो वो बता रहे हैं कि हमारा 75% जो सैलरी है वो डिडक्ट हो गई। बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए पीटीआई के ऑफिस को, जब रेड वगैरह हुए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो लोगों ने वैसे ही क्विट कर दिया। तो आज आके अब पूरे पाकिस्तान में कोई 22 के करीब लोग इनके आज आके आखिरी बच गए हैं, जो वर्क फ्रॉम होम जैसी सिचुएशन में काम कर रहे हैं या बिना तनख्वाह के, या वो 25% तनख्वाह लेके काम कर रहे हैं। तो अभी पता चला कि जुल्फी बुखारी ने ये जिम्मेदारी उठाई कि वो अगले 6 महीने की तनख्वाह जो है वो अपनी जेब से या जैसे भी है वो किसी से ले के दें, डोनेट करके दें या जैसे भी है, लेकिन वो जिम्मेदारी उन्होंने उठाई कि हम इनको जो बकाया जाता है या तनख्वाहें हैं मुकम्मल तौर पे वो अदा करेंगे। तो पीजीआई के ये 22 लोग जो हैं वो बड़े खुश हैं कि चलें किसी ने तो हमारा सोचा। हालांकि एक सूबे में हुकूमत है, मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत से लेके इनको तनख्वाहें दी जाए, लेकिन अगर वो चाहें तो ऐसा कर सकते थे, नहीं किया। अच्छी बात है कि सेंट्रल ऑफिस के मामलात को, पार्टी के मामलात को अलग रखा और सूबाई मामलात को अलग रखा। अगर कोई बदनज़मी होती तो सूबे के बजट खोल दिया जा सकता था ना, इन लोगों को सूबे के किसी इदारे में एडजस्ट किया जा सकता था कि जनाब आप यहाँ से तनख्वाहें लें, लेकिन नहीं मिली। वो लोग घरों में बैठे काम कर रहे हैं। टोटल जो लोग हैं ना अभी पीटीआई के सेंट्रल ऑफिस में बचे वो 22 हैं। 22 भी वो हैं जिनको इंक्लूडिंग बनी गाला का स्टाफ, इंक्लूडिंग सेंट्रल ऑफिस का स्टाफ, इंक्लूडिंग केपीके के 2-3 लोग, इंक्लूडिंग कराची और पंजाब के, सिंध के और पंजाब के भी कुछ लोग, तो इनको मिला के तनख्वाहें जो है वो देने का फ़ैसला हुआ है। जाते जाते थोड़ी सी खबर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आयन पाकिस्तान से मुताल्लिक़। हमने पीटीआई को डिस्कस कर लिया, साथ थोड़ा सा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आयन पाकिस्तान की क़यादत को भी डिस्कस करते हैं, जिनके ऊपर हर आने वाले दिन के साथ थोड़ा सा दबाव बढ़ता जा रहा है और कारकुनान जो है वो उनसे डिमांड कर रहे हैं कि इमरान खान ने चूँकि आपको ज़िम्मेदारी दी है तो आप लाए अमल का ऐलान करें। कारकुनान थोड़े जज्बाती हैं इस टाइम पे और वो चाहते हैं कि बस फौरी तौर पे कोई मुज़ाहमती तहरीक का ऐलान कर दें, किसी नए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दें और अभी फ़ौरन से निकल आएँ। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखना है, मौसम के फैक्टर को देखना है, आगे जो इस टाइम हुकूमत का मूड है उसको देखना है, बाकी स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका क्या रवैया है उसको भी थोड़ा गेज करना है। तो बड़ा फूंक फूंक के इस टाइम कदम रखना है क्योंकि हालात वाकई टफ है। तो जो लीडरशिप इस टाइम कोशिश कर रही है कि कोई रास्ता निकाला जाए, कोई बातचीत का, कोई मुफाहमत का, मेरा ख्याल है वो बेस्ट तरीका है। बातचीत से, मुफाहमत से रास्ता निकले वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि एट द एंड टेबल पे आना है, पीटीआई को भी आना है और हुकूमत को भी आना है। इसके सिवा और जो मुज़ाहमत वाला एक आखिरी ऑप्शन बचता है या रास्ता बचता है, मेरा ख्याल है थोड़ा सा टफ है अभी के हालात के तहत। तो लोग डिमांड तो बहुत करते हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी भी देखनी है। आपके पास वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारा माहौल है कि आप अभी फौरी तौर पे वो तहरीक चला सकें या उसमें इतना मोमेंटम डाल सकें। ऑल्दो के जलसे वगैरह हो रहे हैं, अभी कोहाट में भी जलसा होने जा रहा है 1 दिन के बाद, नया शो डाउन। पहले अभी पेशावर में जलसा हुआ 7 दिसंबर को, अभी 14 को कोहाट में होने जा रहा है। वहाँ पे भी मैंने देखा कुछ लोग तैयारियाँ कर रहे हैं, इंतज़ामात का जायज़ा ले रहे हैं। ये है सारा मोमेंटम बिल्ड करने के लिए, लेकिन फौरी तौर पे क्या ऐसा हो सकता है मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए जब तक ये मोमेंटम बन रहा है बीच बीच में डायलॉग को, बातचीत को मौका देना चाहिए। लेट्स सी, अगर कोई अच्छा हो सकता है तो ज़रूर करना चाहिए, अदरवाइज़ फिर पार्टी की मर्ज़ी और उनके कारकुनान की कि वो क्या चाहते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है।